हेलो दर्शकों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको चंद्रावती आ रही है का दूसरा भाग। आशा करती हूँ कि आपने पहला भाग सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोफेसर विश्वास ने कहा, सुखी एक राज परिवार की राजकुमारी थी। उसके माता पिता की केवल एक ही संतान थी और उसका कोई भाई बहन नहीं था। लेकिन सुखी असाधारण गुणों से संपन्न थी। कम उम्र में ही वह शस्त्र और युद्ध विद्या में पारंगत हो गई थी। हालांकि सुखी परियों की कहानी की राजकुमारी की तरह सुंदर नहीं थी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। इसलिए बहुत छोटी उम्र में ही उसने अपने पिता के राज्य का दायित्व अपने कंधों में ले लिया था। सुखी ने अत्यंत न्यायप्रियता और दृढ़ता से राज्य का संचालन शुरू किया। अपनी अद्भुत युद्ध नीति से एक के बाद एक कई राज्य जीतने लगी। इसी तरह एक दिन पास के राज्य से उसके राज्य पर हमला किया गया, लेकिन सुखी ने अपनी नई युद्ध नीति का प्रयोग करते हुए हमलावरों को पराजित करना शुरू कर दिया। अब पास के राज्य का राजा समझ गया कि वह शीघ्र ही हार जाएगा, तो उसने सुखी के पास अपने राज्य के राजकुमार अर्जुन के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा ताकि संधि हो सके। अब सुखी गहरी चिंता में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विवाह करके संधि करना उचित होगा या नहीं। कारण यह था कि सुखी बहुत सुंदर नहीं थी, जबकि राजकुमार अर्जुन अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। अगर कभी राजकुमारों की भी सुंदरता की प्रतियोगिता होती तो अर्जुन निसंदेह उसमें विजेता बनता। सुखी असमंजस में पड़ गई कि क्या इतना सुंदर युवक उसे स्वीकार करेगा। उसने बहुत सोचा, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाई। अंत में वो अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, क्या मैं आपके कक्ष में प्रवेश कर सकती हूँ? राजपिता ने उत्तर दिया, आओ बेटी। सुखी राजपिता के पास जाकर बोली, पिताजी, आपने सुना ही होगा कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। शायद आप कुछ भी अनजान नहीं हैं। आपने यह भी सुना होगा कि पास के राज्य ने संधि की इच्छा जताई है और इस संधि का प्रतीक स्वरूप उन्होंने मेरे साथ राजपुत्र अर्जुन के विवाह का प्रस्ताव दिया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करूँ या नहीं, और इस निर्णय में मुझे काफ़ी उलझन हो रही है। राजपिता ने सुखी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इसको न स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। दो राज्यों के बीच दोस्ती मजबूत होगी और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो चुकी है, इसलिए इसमें उलझन का कोई कारण नहीं है। सुखी थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद राजपिता से बोली, पिताजी, आप तो जानते ही हैं मैं कोई रूपवती लड़की नहीं हूँ। दूसरी तरफ अर्जुन एक सुंदर और आकर्षक युवक है। क्या वह मुझे, एक काली लड़की को, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? मैं इस चिंता में उलझी हुई हूँ। आप थोड़ा सोच कर मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ही हमारे राज्य के सबसे बुजुर्ग और अनुभवशाली व्यक्ति हैं। आपकी सोच और समझ मेरी सोच से कहीं अधिक गहरी है। कृपया मुझे कोई सही सलाह दे। राजपिता ने हंसते हुए सुखी से कहा, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है बेटी। तुम बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हो, और बाहरी सुंदरता से किसी के गुण का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। असली सुंदरता तो वो है जो अंदर से होती है। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि यदि सुंदरता की प्रतियोगिता हो तो तुम, मेरी प्यारी सुखी, उसमें पहले स्थान पर आओगी। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बेझिझक होकर पास के राज्य का प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हो। राजपिता की बात सुनकर सुखी को थोड़ा विश्वास मिल गया। राजपिता से बातचीत खत्म करके सुखी अपने कमरे में गई और कुछ देर सोचने के बाद उसने पास के राज्य को संदेश भेजा कि सुखी उनके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। कुछ दिनों बाद राजपुत्र अर्जुन के साथ सुखी का विवाह संपन्न हो गया। विवाह की शुरुआत में सुखी और अर्जुन का संबंध काफ़ी अच्छा था। शादी के कुछ ही समय बाद सुखी को ये पता चला कि वह माँ बनने वाली है। इस खबर से सुखी बहुत खुश हुई, क्योंकि एक लड़की के लिए मातृत्व से बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती। सुखी का दृढ़ विश्वास था कि वह एक बेटी को जन्म देगी और उसने तय किया कि अपनी बेटी का नाम चंद्रावती रखेगी। लेकिन इस बीच सुखी के लिए अपने राज्य की जिम्मेदारी संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने सोचा कि वह सारे राज्य की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंप देगी। उसने वही किया और राज्य की सारी जिम्मेदारी अपने पति अर्जुन को सौंप दी। लेकिन यहीं पर सुखी ने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अर्जुन को जिम्मेदारी देने के बाद सुखी ने देखा कि अर्जुन में बहुत बदलाव आ गया है। उसने देखा कि अर्जुन पहले जैसा उसे अहमियत नहीं दे रहा और राज्य की जिम्मेदारियों भी ठीक से नहीं निभा रहा। सुखी ने अर्जुन की उदासीनता को देखकर बहुत हैरानी महसूस की। वह नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे। क्या उसे अर्जुन से इस बारे में बात करनी चाहिए? क्या वह अर्जुन से पूछे कि वह क्यों उसे नज़रअंदाज कर रहा है? लेकिन अर्जुन क्या सोचेगा? इस विचार से सुखी चुप रही। फिर एक दिन साहस जुटाकर सुखी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्यों तुम मेरे प्रति इतने उदासीन हो?
तुम तो जानते हो कि कुछ ही दिनों में हमारे घर एक बच्चा आएगा। अब तो तुम्हें मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फिर क्यों तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो? क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? अर्जुन ने अजीब सी हंसी के साथ कहा। सुखी, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो। तुम्हें तो अब तक सब समझ जाना चाहिए था। तुम्हारी जैसी समझदार लड़की से ऐसे मूर्खतापूर्ण सब करना काफी अजीब लगता है, बल्कि मुझे तो हंसी आती है। सुखी अर्जुन की बात सुनकर काफ़ी हैरान सी रह गई। उसने पूछा, क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? अब अर्जुन ने जो कहा उसे सुनकर सुखी तो जैसे चौंकी गई। उसका दिमाग घूमने लगा। सुखी समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने कहा। तुम्हें क्या लगता है सुखी, मैंने तुम्हारी तरह बदसूरत लड़की से बिना कारण शादी की है? क्या तुम्हें लगता है मेरे जैसा जवान लड़का को तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करने का कोई फायदा था? लेकिन तुम जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया? सुखी कुछ हद तक निराश होकर पूछी, क्यों? अर्जुन ने जवाब दिया। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि मैं तुम्हारे राज्य को हासिल कर सकूं। मुझे पता था कि तुम युद्ध कला और शास्त्र विद्या में काफी कुशल हो, तो तुम्हें हराना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह से पराजित किया। हमारी शादी केवल स्वार्थ के लिए थी। शादी के बाद मैंने इतना नाटक किया था कि तुम खुद ही मुझे राज्य की जिम्मेदारी सौंप दो, और तुमने वही किया। अब मैं अकेला सभी राज्यों का मालिक हूँ। यहाँ तुम्हारी राय का कोई महत्व नहीं है, और तुम्हारी तरह की एक छोटी सी लड़की की मुझे अब और जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिल से नफरत करता हूँ, और बाकी रही तुम्हारे बच्चे की बात, वह भी तुम्हारी तरह ही दिखता होगा। सुन लो, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के प्रति मेरा कोई सहानुभूति नहीं है। मुझे इन सवालों से परेशान मत करो। सुखी निराश होकर बोली, क्या तुमने मुझे इतना बड़ा नाटक करने के लिए राज्य का इस्तेमाल किया है? मैंने हमेशा ईमानदारी से राज्य का प्रशासन किया है, और तुमने मेरी ईमानदारी का फ़ायदा उठाकर सत्ता का दुरुपयोग किया है। तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा नाटक करने में? अर्जुन ने कड़वी हंसी हंसते हुए बोला। मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया, और सुखी खुद को इस हालत में बहुत असहाय महसूस करने लगी। सुखी के पेट का बच्चा अब बड़ा होने लगा। 7 महीने बीत गए। सुखी को लगा कि उसकी गोद में चंद्रावती आने वाली है। सुखी की इच्छा थी कि चंद्रावती मोम की गुड़िया की तरह सुंदर हो, इसलिए सुखी ने मोम की एक गुड़िया बनाई जो देखने में बिल्कुल इंसान की तरह थी। सुखी ने अपने मन की सारी इच्छाएं उस गुड़िया में डाल दी, और मन ही मन चाहा था कि चंद्रावती भी उस गुड़िया की तरह दिखे। सुखी सोचती थी कि चंद्रावती के जन्म लेते ही उसकी ज़िंदगी की कहानी बदल जाएगी, लेकिन चंद्रावती के जन्म लेने से पहले ही सुखी का वह सपना उसकी आंखों के सामने गायब हो गया, क्योंकि अर्जुन एक दिन शराब के नशे में धुत होकर सुखी पर टूट पड़ा। पूरे शरीर में जानवर की तरह हमला करने लगा और मारने लगा। सुखी चीखना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसका मुंह हाथों से बंद कर दिया। अमानवीय यातना में धीरे धीरे सुखी थक कर मर गई, और सुखी की मौत के साथ ही सुखी के 7 महीने की चंद्रावती की भी मौत हो गई। उसी समय से सुखी की आत्मा उस जगह पर फंस गई और बदले की भावना से तड़पने लगी। प्रोफेसर विश्वास ने कहानी सुनाई और एक गिलास पानी पिया। मैं और अरण्या कहानी सुनने के बाद कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे, जैसे कि हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने प्रोफेसर विश्वास से कहा, आप तो जानते हैं अर्जुन मर चुका है और ये कहानी बहुत पुरानी है, तो फिर सुखी किसे मारकर बदला लेगी? प्रोफेसर विश्वास ने जवाब दिया, सुखी अभी भी उस समय में फंसी हुई है। वह नहीं जानती कि अर्जुन मर चुका है, और वास्तव में चंद्रावती के जन्म लेने से पहले कोई उपाय नहीं है। क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हमें चंद्रावती के जन्म लेने तक का इंतज़ार करना होगा, और अब आप लोग जाइए। ठीक 4 महीने बाद जब चंद्रावती के 7 महीने होंगे तो वह इस दुनिया में आएगी। मैं तब आपसे मिलूंगा। इस बीच बहुत सारी अनचाही घटनाएं हो सकती है, लेकिन कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर विश्वास की बात सुनकर हम घर चले आए। घर आई तो अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पेट से आवाज़ आ रही है। मैं साफ साफ सुन पा रही थी, कोई मुझे कह रहा था, माँ सावधान रहो। ठीक उसी पल मैंने ध्यान दिया कि मेरे सामने पानी गिरा हुआ था और मुझे फिसलने का खतरा था। मैं हैरान हो गई ये सोचकर कि इसका मतलब क्या है। क्या मेरे पेट में पल रहा बच्चा सब कुछ जानता है? एक के बाद एक दिन गुजरते गए। चंद्रावती को अब मुझे किसी अपनी बेटी जैसे लगने लगी। मुझे लगता था कि मैंने मातृत्व का सुख पा लिया है। इस मातृत्व सुख के लिए मैंने कितना समय इंतजार किया था। भगवान ने आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। कभी कभी मैं अकेले चंद्रावती से बातें करती, लगता कि वह मेरी सारी बातें समझ रही है, मेरी बातों का जवाब दे रही है। कभी कभी कुछ घटनाएं घटती, लेकिन मैं और अन्य उसे सुलझा लेते। अब चंद्रावती मुझे अपनी बेटी जैसे लगने लगी। मुझे लगता था चंद्रावती कोई असाधारण लड़की नहीं, वह मेरी बेटी है। दिन ब दिन गुजरते गए और चंद्रावती के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। देखते देखते 7 महीने बीत गए। अचानक मुझे अपने पेट में तेज दर्द महसूस होने लगा। अरण्या उस समय ऑफिस में था। मैं अब क्या करूँ ये समझ नहीं पा रही थी। मैंने अरण्या को फ़ोन किया और कहा, अरण्या मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी घर आओ। अरण्या ने काफ़ी चिंतित होकर जवाब दिया, तुम डॉक्टर साइमा को कॉल करो, मैं जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच रहा हूँ।
मैंने अरण्या का फ़ोन काट कर डॉक्टर साइमा को कॉल किया। मैंने डॉक्टर साइमा से कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप थोड़ा आकर देखें। डॉक्टर साइमा ने मुझसे कहा, मैं आ रही हूँ, आप चिंता मत करिए। मैंने फ़ोन काट दिया और दर्द से चिल्लाने लगी। चारों ओर देखा तो तेज़ तूफान हो रहा है। अरण्या ने मुझे कॉल किया और पूछा, अदरा तुम ठीक तो हो? मैं दर्द में अरण्या के सवाल का सही जवाब भी नहीं दे पा रही थी। बस मैंने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम जल्दी घर आओ। अरण्या मुझे काफ़ी चिंतित होकर बोला, थोड़ा धैर्य रखो अदरा, चारों ओर बड़ा तूफान हो रहा है, बाहर जाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ ये समझ नहीं पा रहा। तुम चिंता मत करो, मैं जैसे भी हो जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। ये क्या, अरण्या ने फ़ोन काट दिया। अब मैं क्या करूँ ये समझ नहीं पा रही थी। मैंने डॉक्टर साहब को फिर से फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी भी तरह उनका फ़ोन पर कॉल नहीं लग रहा था। हर बार उनके फ़ोन में नॉट रीचेबल की आवाज़ आ रही थी। मैं अब काफ़ी निराश हो गई थी, क्या करूँ समझ नहीं पा रही थी। दर्द से मुचड़ती जा रही थी। दर्द के मारे मैं फ्लोर पर गिरकर इधर उधर लौटने लगी। किसी भी तरह से दर्द कम नहीं हो रहा था। बाहर ध्यान दिया तो देखा चारों अंधेरा छा गया है। तूफान में जैसे पेड़ पौधे उखड़ रहे हैं। अरण्या और डॉक्टर साइमा दोनों के फ़ोन भी नहीं लग रहे थे। अब मुझे खुद को काफ़ी असहाय महसूस हो रहा था। दर्द में मेरी आंखें बंद होने लगी। दर्द सहन न कर पाने के कारण मैंने घर की सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी करना शुरू कर दी। धीरे धीरे मैं निसंतुष्ट होती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरे पास कोई बैठा है, समझ नहीं पा रही थी कि कौन बैठा है। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। कब मैंने होश खो दिया मुझे पता नहीं चला। होश आने पर मैंने देखा कि चारों रोशनी हो गई है। तूफान भी कम हो गया था और मेरे पेट का दर्द भी कम हो गया था। मैंने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि अब पेट फूला नहीं है। इसका मतलब चंद्रावती ने जन्म ले लिया है। लेकिन चंद्रावती कहाँ है? कहीं भी बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मेरे दिल में चंद्रावती को देखने की तड़प होने लगी। अचानक मैंने अपने सिर के पास कुछ स्पर्श महसूस किया। सिर घुमाकर जो देखा तो देखकर मेरा सिर और भी चकरा गया। यह तो वो मोम की गुड़िया जैसी लग रही थी जो मैंने बार बार अपने सपनों में देखी थी। और सबसे ज़्यादा हैरान करने की बात यह थी कि 7 महीने की नवजात बच्ची बैठी हुई थी। मेरी आंखें फिर से घूमने लगी और मैं फिर से होश को बैठी। दूसरी बार होश आने पर मैंने देखा कि मेरे पास डॉक्टर साइमा और अरण्या बैठे हैं। अरण्या और डॉक्टर साइमा को देखकर मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरी हिम्मत बढ़ गई हो। पास में देखा तो चंद्रावती लेटी हुई थी। चंद्रावती को इस हालत में देखकर मेरा मन बहुत शांत हो गया। मैं अरण्या का हाथ पकड़कर उसे पास बुलाया और कहा, जब मैंने चंद्रावती को पहली बार देखा था तब देखा था कि चंद्रावती पास में बैठी है। ऐसा क्यों हुआ अरण्या? अरण्या थोड़ा शांत होकर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अदरा, मुझे पता है तुम चंद्रावती को अपनी बेटी जैसी समझने लगी हो। हालत जैसे भी हो, तुम्हें यह मानना ही होगा कि चंद्रावती कोई आम लड़की नहीं है। ये एक असंतुष्ट आत्मा है और चंद्रावती का इस तरह बैठना ये तुम्हें सामान्य रूप से स्वीकार करना होगा अदरा। अदरा, फिलहाल हम 7 दिन तक इस घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं कुछ हड़बड़ी में अरण्य से बोली, घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि प्रोफेसर विश्वास ने मना किया है, इससे हालत और बिगड़ सकती है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साइमा कहाँ रहेंगी? डॉक्टर साइमा ने कहा, मुझे लेकर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पास से अरण्य बोला, उन्हें बस पास के कमरे में रहना होगा। फिलहाल तुम कुछ खा लो, बहुत देर से तुमने कुछ नहीं खाया। मैं थोड़ी राहत लेकर बोली, लेकिन चंद्रावती क्या खाएगी? अरण्य निराश होकर बोला, खून। अरण्या का ऐसा जवाब सुनकर मैं काफ़ी चौंक गई और मैंने अरण्या से पूछा, खून? खून खाएगी मतलब? हाँ, चंद्रवती ने जन्म लिया है बदला लेने के लिए। वह कोई सामान्य लड़की नहीं है। वह क्यों बोल रही हो अदरा? उसे वैसे ही रहने दो जैसी वो है। तभी पास से चंद्रावती जवाब देते ही बोली, मुझे मेरी तरह रहने दो माँ, मुझे परेशान मत करो। नवजात बच्चे के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर मैं चौंक गई। लेकिन चौंकी तो क्या, सच में यही तो है, वह कोई इंसान नहीं है। लेकिन इतने दिनों तक उसे पेट में रखकर मैंने उसे बहुत प्यार किया है। मेरा मन में उसके लिए एक ममता है, लेकिन असलियत यही है, वह मेरी बेटी नहीं है, वो एक आत्मा है। मैं उठकर कुछ खा ली। एक दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने उठकर देखा कि चंद्रवती चलने लगी और चलकर अरण्य के पास आकर अरण्य की तरफ दौड़ने लगी। वह अरण्य के बार बार चोट पहुँचाने लगी। मैंने चंद्रावती को पकड़ लिया। तभी चंद्रावती शांत हो गई। हमें 7 दिन इस घर में रहना होगा। मुझे नहीं पता इन 7 दिनों में और क्या क्या होगा। आज दिन भर मैंने देखा कि चंद्रावती बार बार अरण्य की तरफ दौड़ रही है, लेकिन मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। दिन इसी तरह गुजर गया। रात के 3 बजे मैंने सुना कि डॉक्टर साइमा दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मैं और अरण्या जल्दी से दरवाज़ा खोलने गए। हमने देखा कि डॉक्टर साइमा काफ़ी डर के साथ हमसे कह रही है, चंद्रावती। उसने नाम लिया और चुप हो गई। मैंने पूछा, चंद्रावती ने क्या किया? देखो, वह जो चंद्रावती है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो 7 साल की बच्ची है। जब मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें कुछ अजीब सी जल रही थी। डॉक्टर साइमा की बात सुनकर मैं और अरण्या चंद्रावती के पास आए। जाकर देखा कि चंद्रावती झूले पर बैठकर झूल रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह 7 साल की बच्ची है। और जैसे ही उसने अरण्या को देखा वो उसकी तरफ दौड़ी और उसके हाथ को काट लिया। मैंने चंद्रावती को पकड़कर हटा दिया। जैसे ही चंद्रावती को मेरा स्पर्श का एहसास हुआ वो शांत हो गई।
एक के बाद एक घटनाएं और परिस्थितियों के बीच 7 दिन हम सब ने बिताए। इन 7 दिनों में मैंने सिर्फ ये देखा कि चंद्रावती बार बार अनन्या को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं अनन्या और डॉक्टर साइमा इसके कारण नहीं समझ पाए। वही 7 दिनों के बाद चंद्रावती को देखकर ऐसा लगने लगा जैसे वो एक 12 साल की लड़की हो। हम समय बर्बाद किए बिना प्रोफेसर विश्वास के पास गए। वहां जाकर देखा कि प्रोफेसर विश्वास पहले ही तरह अपनी कुर्सी पर बैठा था और सिगरेट पी रहे थे। हमें देखकर उन्होंने कहा, अरे मिसेस अद्रा, तो आपकी बेटी तो अब काफी बड़ी हो गई होगी। थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया, क्या आपको मजाक करना अच्छा लगता है? तभी पास से चंद्रावती बोल पड़ी, मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी प्रोफेसर विश्वास। प्रोफेसर विश्वास हंसी से बोले, मैं तुम्हारे काम में क्यों रुकावट डालूंगा, मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा मूर्ख। तो ये मैंने देखा कि चंद्रावती अब काफ़ी खुश हो गई। ठीक उसी समय प्रोफेसर विश्वास ने जैसे कुछ चंद्रावती की नाक में डाला और चंद्रावती बेहोश होकर गिर पड़ी। तब मैंने प्रोफेसर विश्वास को 7 दिनों में हुई सारी घटनाएं बता दी। प्रोफेसर विश्वास ने हमें बैठा दिया और पहले की तरह पास के कमरे में चले गए। कुछ समय बाद वो वापस आए और बोले, मिसेस अद्रा, चंद्रावती अब प्रतिशोध लेने के लिए तैयार है, लेकिन सुकून ने अभी तक चंद्रावती को कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए उसने प्रतिशोध शुरू नहीं किया है। हमें चंद्रावती को प्रतिशोधी बनाने से पहले ही खत्म करना होगा। चंद्रावती के खत्म करने की बात सुनकर मेरे दिल को गहरी चोट सी महसूस हुई। न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे वो अब मेरी अपनी बेटी हो। इन ममता के बावजूद मैं हकीकत से हार गई हूँ। इसलिए मैंने प्रोफेसर विश्वास से पूछा, लेकिन चंद्रावती बार बार अरण्य को ही क्यों चोट पहुँचाना चाहती है? क्या इसका कोई कारण है जो आप जानते हैं? प्रोफेसर विश्वास ने जवाब दिया, चंद्रावती अभी भी आपको माँ मान रही है। उसे लगता है कि आप सुखी हैं और अरण्या को वो अपने पिता समझ रही है, इसलिए वह बार बार अरण्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि जब आप उसे स्पर्श करती हैं तो वो शांत हो जाती है, क्योंकि वो आपको अपनी माँ मानती है। हमें वह सब करना होगा जो जरूरी है चंद्रावती के होश में आने से पहले। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हो सकता है कि अरण्य की मृत्यु चंद्रावती के हाथों हो जाए। आज का पहला प्रहर बीत जाने के बाद अंतिम प्रहर में चंद्रावती और भी शक्तिशाली हो जाएगी। मैं घबराकर प्रोफेसर विश्वास से बोली, हमें जल्दी कुछ करना होगा, तो इससे बचने का कोई तरीका बताइए। हमें क्या करना होगा? मैं अरण्य को खोना नहीं चाहती, मैंने घबराकर कहा। प्रोफेसर विश्वास कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, इसके लिए हमें एक काम करना होगा, लेकिन काम थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। हम सब ने एक साथ कहा, आप बताइए क्या करना होगा, हम सब तैयार हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं पूरे कमरे को पहले की तरह मोमबत्तियों से सजाऊंगा और एक चेकबोर्ड के माध्यम से सुखी की आत्मा को बुलाऊंगा। उसे पूछूंगा कि इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है और क्या करने से सुखी हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन हम सब इधर जो के पूछे, लेकिन क्या प्रोफेसर विश्वास? लेकिन जब मैं चेकबोर्ड के जरिए सुखी की आत्मा को बुलाऊंगा, तब अगर गलती से किसी ने भी चेकबोर्ड से अपना हाथ हटा लिया तो सुखी की आत्मा उस पर हावी हो जाएगी। उस स्थिति में हालत संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रोफेसर विश्वास की बात सुनकर हम सब काफ़ी डर गए, लेकिन फिर भी खुद को हिम्मत देते हुए सबने कहा, आप सब तैयारी कर लीजिए, हम तैयार हैं। हमारी बात सुनकर प्रोफेसर विश्वास ने सब कुछ तैयार कर लिया। कमरों को मोमबत्तियों से रोशन कर दिया और एक चेकबोर्ड निकाला। फिर हमसे कहा, आप सब इस चेकबोर्ड पर हाथ रखें और अपनी आंखें बंद रखें। गलती से भी कोई अपना हाथ चेकबोर्ड से ना हटाए। हम सब ने डरते डरते चेकबोर्ड पर हाथ रख दिया। 1 मिनट के भीतर ही हमें लगा कि पूरा कमरा हिलने लगा है। इतनी भयानक आवाजें हो रही थी जैसे हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। कमरे में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी और सब कुछ कांप रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डर के मारे हमारे दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अचानक हमने देखा कि डॉक्टर साइमा हवा में ऊपर उठ गई हैं और जोर जोर से चिल्ला रही हैं। मैं और अरण्या ये देखकर बुरी तरह घबरा गए। प्रोफेसर विश्वास बोले, हिम्मत रखो, हालत हमारे काबू से बाहर हो चुके हैं। अगर आप सबने अपना मनोबल खो दिया तो हम इस स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। मैं और अरण्या ने खुद को थोड़ा संभालते हुए पूछा, लेकिन डॉक्टर साइमा इस तरह हवा में क्यों लटक रही है? उनके साथ क्या हो रहा है? प्रोफेसर विश्वास ने निराश होकर जवाब दिया, डॉक्टर साइमा डर के मारे चेकबोर्ड से हाथ हटा चुकी थी, इसलिए सुखी की आत्मा ने डॉक्टर साइमा के शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन किसी भी तरह हमें इस स्थिति को संभालना होगा। ठीक उसी समय मैंने देखा कि डॉक्टर साइमा हवा में घूम रही है और उसी के साथ चंद्रावती भी जाग गई है। चंद्रावती की आंखें माने अंगारों की तरह जल रही थी। डॉक्टर साइमा हवा में से नीचे गिर गई और एक जोरदार आवाज आई। चारों ओर भयंकर कंपन होने लगी। डॉक्टर साइमा उठकर तेजी से बैठ गई और गुस्से से प्रोफेसर विश्वास की ओर देखते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों? प्रोफेसर विश्वास ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हें तुम्हारा बदला लेने में मदद करना चाहता हूँ। तुम क्या चाहती हो ये बताओ। सुखी की आत्मा जोर से चीखते बोली, मैं खून चाहिए। प्रोफेसर विश्वास ने गंभीर स्वर में बोला, किसका खून चाहिए तुम्हें? सुखी आत्मा खतरनाक ढंग से हंसते हुए बोली, अरण्य का। सुखी के मुंह से अरण्य का नाम सुनकर मैं चौंक गई। ऐसा लगा जैसे मेरे सीने के अंदर दर्द की लहर दौड़ गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरण्य से सुखी को इतनी नफरत क्यों है। प्रोफेसर विश्वास ने सुखी की बात सुनकर पूछा,
लेकिन अरण्य ने तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर उसे क्यों मारना चाहती हो? अरण्य तो अर्जुन नहीं है सुखी, और अरण्य को मारने के लिए तुमने चंद्रवती को इस दुनिया में क्यों लाया? सुखी ने डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, मेरे पास किसी को मारने की ताकत नहीं है, इसलिए मैंने चंद्रवती को बुलाया है। मेरी सारी ताकत चंद्रवती में है, और अर्जुन के वंश का है। मैं अर्जुन को खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए अरण्य को मारना चाहती हूँ। तुम इतने सालों तक मान ही बन सकी, मेरे श्राप। सुखी की बात सुनकर मैं दंग रह गई। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। प्रोफेसर विश्वास भी असमंजस में थे। इस बीच मैंने देखा कि चंद्रावती ने अरण्य को पकड़कर हवा में उड़ा दिया है। यह देखकर मेरा शरीर में डर से कपकपी छूट गई। मैं घबराकर चिल्लाने लगी, चंद्रावती, अरण्य को छोड़ दो, मेरे अरण्य को मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुखी पास में हंसे बोली, मिसेज तुम्हारी बात नहीं मानी, वो तो मेरे वश में, अरण्या को मेरा बदला। मैं रोती रोती बोल उठी, अरण्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर क्यों इस तरह खत्म करना चाहती हो? दया करके अरण्या को छोड़ दो। मेरी बात सुनकर सुखी ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी चीख सुनकर ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा हिल गया है। वो चिल्लाते हुए बोली, अगर अरण्य को छोड़ मुझे कैसे मिलेगी? मैं घबराकर प्रोफेसर विश्वास की ओर देखते हुए बोली, आप कुछ कीजिए, वो मेरे अरण्य को मार डालेगी, अरण्य के बिना मैं कैसे जीऊंगी? प्रोफेसर विश्वास ने निराश होकर कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सब कुछ बिखरने लगा। मैंने देखा कि चंद्रावती अरण्य पर लगातार हमले कर रही है। अरण्य दर्द से चिल्ला रहा है और सुखी जोर जोर से हंस रही थी। चारों ओर भयंकर हवा चलने लगी। धीरे धीरे हर तरफ अंधेरा छाने लगा। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। अपनी आंखों के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज अरण्य की मौत का दृश्य सोचकर मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने हड़बड़ाहट में एक छुरी उठाकर अपने हाथ पर घाव कर लिया। अपने प्रिय को मरते हुए देखने से बेहतर है मैं खुद मर जाऊं। मैं अरण्य को अपने से पहले कभी नहीं खो सकती। 15 साल का समय मैंने उसके साथ सिर्फ प्यार के इस बंधन के लिए बिताया है, और आज इस बंधन को टूटते हुए मैं देख नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ पर चोट की, मैंने देखा कि चंद्रावती ने अरण्य को हवा से नीचे फेंक दिया और मेरी ओर देखते हुए बोली, माँ, ये क्या कर रही हो तुम? चाहे जो भी हो, तुमने मुझे अपनी कोख में पाला है। तुम भी सुखी की तरह मेरी माँ हो। इस तरह अपने आप को चोट मत पहुँचाओ। मुझे दर्द होता है। जब मैं तुम्हारी कोख में थी तब मैंने तुमसे कितनी बातें की थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ माँ। चंद्रवती की बात सुनकर मैं समझ गई कि उसका भी मेरे प्रति एक ममता जाग चुकी है। प्रोफेसर विश्वास ने चंद्रवती की बात सुनकर मेरे कान में कहा, मिसेस अदरा, यही सही समय है सब कुछ ठीक करने का। अगर आप चंद्रावती को समझा सके तो सुखी भी शांत हो जाएगी। आपको चंद्रावती से बात करके पता लगाना होगा कि उनकी मुक्ति कैसे होगी। प्रोफेसर की बात सुनकर मैंने खुद को और अधिक हिम्मत दी और चंद्रावती से कहा, बेटी, तुम तो मेरी जिंदगी का सहारा हो, फिर तुम अरण्य को मुझसे क्यों छीन रही हो? अरण्य ने तो तुम्हारा कोई बुरा नहीं किया, फिर उसे कष्ट क्यों दे रही हो? अर्जुन की सजा अरण्य को क्यों दे रही हो? अर्जुन तो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे सजा देकर तुम्हें क्या मिलेगा? तभी सुखी अचानक शांत हो गई और चंद्रावती से कहा, चंद्रावती शोध लो। चंद्रावती ने सुखी के शब्दों का जवाब दिया, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरण्य को मारे बिना तुम हमें मुक्ति का कोई और तरीका बताओ। अरण्य को मारकर मैं अदरा को दुख नहीं दे सकती, और हमारे साथ तो अर्जुन ने अन्याय किया था। तुम एक व्यक्ति की सजा दूसरे को क्यों दूं? तुम तो एक न्यायप्रिय रानी थी, तुम्हें क्या ये सही लगता है? एक बार अपनी सत्यनिष्ठा और न्याय का इस्तेमाल करके बताओ। तब मैंने देखा कि सुखी चंद्रावती की बात सुनकर काफी शांत हो गई। मुझे समझ में आया कि सुखी के मन में भी यही सवाल गहरे तौर पर उठ रहा था। कुछ पल सोचने के बाद सुखी ने उत्तर दिया, लेकिन हमारी तभी होगी जब हम अर्जुन के हर को छू सकें। ये बात सुनकर मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं चाकू से अर्जुन के हाथ का एक हिस्सा काटकर कहा, खून चाहिए तो ये लो अर्जुन के वंशधर का खून। खून को छूते ही तुम लोग मुक्त हो जाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अरण्य को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अरण्य को मत मारो। मैंने देखा कि सुखी ने अब खून को छू लिया और चंद्रावती ने भी। तभी चारों ओर का तूफान थम गया और कमरे की कपकपी भी रुक गई। अब सुखी ने मुझसे कहा, तुमने मुझे क्या चाहती हो बताओ। तुम मेरे जीवन से अपना श्राप हटा लो। मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे गोद में फिर से चंद्रावती आए, लेकिन इंसान होकर। चंद्रावती को अपने घर में धारण कर उसके प्रति एक ममता से मैं लिपटी हूँ, और उस ममता से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। पास से चंद्रावती बोल पड़ी, अदरा की पेट में रहते हुए मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ सुखी माँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अदरा की बेटी बनकर आऊँ। सुखी अब राहत की सांस लेते हुए बोली, तुम्हारी इच्छा तुम्हारे घर चंद्रावती आई और वह सामान्य इंसान बनकर आएगी। लेकिन उसके असाधारण है। जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसकी गुण सामने आएंगे। और ये लो मुकुट भी
मैं सुखी से हाथ से मुकुट लेकर पूछा, ये किसका मुकुट है, इसे मैं क्या करूं? सुखी एक लंबी सांस लेकर बोली, ये मैंने चंद्रावती के लिए बनाया था, लेकिन उसे पहनाने का सौभाग्य नहीं मिला। अगर सृजन करता चाहे तुम्हारे गोद लेने पर उसे ही पहनाना। अब मैं जा रही। ये कहने के बाद मैंने देखा कि चंद्रावती गायब हो गई और एक हवा जैसी कुछ चीज डॉक्टर साइमा के शरीर से बाहर निकल गई। इसी बीच अरण्या भी बेहोश हो गया था। मैंने अरण्या का हाथ कपड़े से बांध दिया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि दोनों होश में आ चुके हैं। डॉक्टर साइमा उठते हुए प्रोफेसर विश्वास से बोली, क्या सुखी आई थी? तब प्रोफेसर विश्वास मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आने से पहले ही चली गई। मतलब कुछ नहीं, सब ठीक है। मैं भी मुस्कुरा दी। तभी मैंने ध्यान दिया कि अरण्या मुझसे कह रहा था, अधरा क्या तुम ठीक हो? मैं शांत होकर जवाब दी, ठीक हूँ। मैंने प्रोफेसर विश्वास से कहा, आपका धन्यवाद मदद करने के लिए। प्रोफेसर विश्वास थोड़ी हंसी से बोले, आखिरी हिस्सा मेरे सामर्थ्य से बाहर हो गया था। अगर आप ठीक नहीं करती तो शायद मैं ठीक नहीं कर पाता। आप और डॉक्टर साइमा अगर शुरुआत से साथ नहीं होते तो मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाती। अगर हम जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे। अब हम चलते हैं। प्रोफेसर विश्वास ने जोर से हंसते हुए कहा, शायद कुछ दिनों में फिर मिलेंगे। क्यों? वो फिर से हल्की सी मुस्कान देकर बोले, क्योंकि चंद्रावती तो आ रही है। मैं थोड़ा खींचकर बोली, आप हमेशा इतनी पहेलियों भरी बातें क्यों करते हैं? खैर, उसके बाद हम सब प्रोफेसर विश्वास के घर से निकल गए। अरण्या के साथ मेरा रिश्ता और भी अच्छा हो गया। 3 महीने बाद की बात है जब मुझे बार बार उल्टियाँ होने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। सिर भी थोड़ा भारी लगने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो देखा डॉक्टर साइमा और अरण्या मेरे पास खड़े हैं। मैंने अरण्या से पूछा, क्या हुआ मुझे? अरण्या खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। धीरे से मैंने कहा, डॉक्टर साइमा के सामने ये सब करने में तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मेरी बातें सुनकर अरण्या थोड़ा झेप गया और मुझे छोड़ दिया। तभी डॉक्टर साइमा बोली, मिसेज अधरा, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर साइमा की बात सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने अरण्या से कहा, तुम ऐसे ही डॉक्टर साइमा को बिना कुछ खिलाए भेज दोगे क्या? जल्दी से जाकर मिठाई लेकर आओ। मेरी बात सुनते ही अरण्या भागकर मिठाई लेने चला गया। तभी डॉक्टर साइमा मुस्कुराकर बोली, आपको क्या लगता है, बेटा हो गया बेटी? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल बेटी होगी। मेरी गोद में मेरी चंद्रावती आएगी। डॉक्टर साइमा भी हंसते हुए बोली, आपकी मनोकामना पूरी हो। धीरे धीरे मेरे पेट में मेरी बेटी बड़ी होने लगी। समय मानो थम गया हो। बस इंतजार था उस दिन का जब मेरी बेटी इस दुनिया में आएगी। देखते देखते 8 महीने बीत गए। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर साइमा ने बताया कि बेटी ही होगी। वैसे ही मेरे दिल में तो पूरा यकीन था कि मेरी चंद्रावती ही आएगी। 10 महीने बीत गए। एक रात मैंने सपना देखे कि मोम की गुड़िया को जैसे ही मैंने छुआ वो इंसान बन गई और मेरी गोद में आकर मुझसे लिपट गई। तभी अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने महसूस किया कि मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है। अरण्या ने मुझे उठते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? मैं दर्द में भी मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी से अस्पताल ले चलो क्योंकि मेरी चंद्रावती आ रही है। कहानी यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये सस्पेंस कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।